दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो संज्ञा हम सभी जानते हैं कि 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया मुख्य रूप से। जब संज्ञा की बात की जाए कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो वो आज हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट फर्स्ट की 5 प्रकार का होता है। लेकिन जब मुख्य लग जाता है कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार का? तो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मुख्य रूप से होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब आप कहोगे कि 2 प्रकार का संज्ञा क्यों नहीं मुख्य में आता है, तो वो अंग्रेजी से लिया गया हुआ है, इसलिए वो मुख्य रूप में नहीं आता। तो मुख्य में आते हैं आपके 3 प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि हितैषी में कौन सी संधि है। यहाँ पर संधि की बात की जा रही है कि हितैषी में कौन सी संधि है। तो पहला ऑप्शन है गुण संधि है, दूसरा ऑप्शन है यड़ संधि है, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि है और चौथा ऑप्शन है कि आयादी संधि है। तो हितैषी का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा? हित धन ऐसी। क्या निकलेगा? हित धन ऐसी बराबर क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। तो कौन सी संधि होगी? जब गुण संधि की बात की जाती है तो किसी वर्ण के ऊपर, किसी डंडे के ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी मात्रा? तो यहाँ पर 2 मात्रा होगी। तो ए तो होगा नहीं गुण संधि। अगर यड़ की बात करें तो या, रा, ला, वा के पहले क्या होता है? कोई जब आधा वर्ण लगा हुआ होगा तो वहां पर यड़ संधि होगी। तो यड़ संधि भी नहीं होगी, ये भी कट जाता है। वृद्धि संधि की बात करें कि जब किसी डंडे के ऊपर जब 2 मात्रा होती है तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। यानी कि हमारा तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, वृद्धि संधि के साथ चला जाएगा कि हितैषी में वृद्धि संधि है। अगर उस संधि विच्छेद की बात की जाए तो हित प्लस ऐसी बराबर हितैषी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि धर्म विमुख में कौन सा समास है। हम समास से हमेशा क्वेश्चन लेके आते हैं, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि धर्म विमुख में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास है, दूसरा ऑप्शन है कि तत्पुरुष समास है, तीसरा ऑप्शन है कि अव्ययभाव समास है और चौथा ऑप्शन है कि बहुब्रीहि समास है। तो धर्म विमुख में कौन सा समास है? जब तक हम समास को तोड़ेंगे नहीं, उसका क्या कहते हैं संक्षेप में जब तक उसका हम निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा समास किसे कहते हैं या फिर समास कैसे करें। तो धर्म विमुख को जब हम तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा? धर्म से विमुख। क्या निकलेगा? धर्म से विमुख। धर्म विमुख का समास हो जाएगा धर्म से विमुख। तो कौन सा समास हो? द्वंद्व समास में होता है, जब और का लोप हो जाता है तो द्वंद्व समास होता है। तो ये तो होगा नहीं। तत्पुरुष समास में होता है, जब जैसे धर्म से विमुख हो गया, को की बात की जाए तो कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि धर्म विमुख में तत्पुरुष समास है। अव्ययभाव समास की बात की जाए, जब पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग से जुड़ा हुआ हो तो हो जाता है अव्ययभाव समास। इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तत्पुरुष समास है। किसमें? धर्म विमुख। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन यौगिक शब्द है। शब्द की बात की जा रही है कि इसमें से यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन यौगिक शब्द है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यौगिक, किसकी बात की जा रही है? यौगिक की पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन यौगिक शब्द है। तो पहला है पुस्तकालय, दूसरा है पानी, तीसरा है लंबोदर और चौथा है कमल। तो यौगिक का मतलब होता है जिसका संधि विच्छेद हो जाए। जो योग और योग से बनता है वो यौगिक हो जाता है कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए, यानी कि इधर का भी योग हो और प्लस इधर का भी योग हो, तो वो होता है यौगिक शब्द। तो पुस्तकालय अगर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय बराबर हो जाएगा पुस्तकालय। एक शब्द में आप कह सकते हैं कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द होता है, और जिसका संधि विच्छेद ना हो, जो तोड़ने पे नहीं टूटे,
वो रूढ़ शब्द होता है, और योग रूढ़ शब्द होता है जो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर की बात करें तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। यानी कि जब तीसरा अर्थ निकाले तो योग रूढ़ शब्द हो जाता है। जब यौगिक की बात की जाती है तो हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय बराबर हो जाएगा पुस्तकालय। जिसका संधि विच्छेद हो जाए वही शब्द होते हैं हमारे यौगिक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि यौगिक होते हैं योग रूढ़, यौगिक है यहाँ पर पुस्तकालय शब्द। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंधेरा शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि अंधेरा का पर्यायवाची कौन है। तो पहला है तिमिर, दूसरा है तरु, तीसरा है बिटप और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंधेरा का पर्यायवाची पूछ रहा है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिमिर के साथ चला जाएगा कि अंधेरा का पर्यायवाची, अंधेरा का मतलब होता है तिमिर। अगर तरु की बात की जाए तो तरु का मतलब होता है वृक्ष, क्या होता है वृक्ष। बिटप की बात की जाए तो हो जाता है पेड़। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, तिमिर के साथ चला जाएगा कि अंधेरा का पर्यायवाची तिमिर होता है। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रगतिशील में प्रयुक्त प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लग जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के आगे लग जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रगतिशील में प्रत्यय क्या है, तो आप कहोगे सील, यानी कि क्या निकल रहा है, सील निकल रहा है, तो प्रत्यय यही हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, शील ईल मतलब निकल रहा है, तो ए नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि प्रगतिशील में ईल प्रत्यय है और गति और ला की कोई बात ही नहीं की जा रही। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, ईल के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू, धारा, पृथ्वी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कि भू का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है और धरती का मतलब क्या होता है। तो तीनों के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं कि भू, धरा और धरती किसके पर्यायवाची हैं। तो पहला ऑप्शन है आकाश के पर्यायवाची हैं, दूसरा ऑप्शन है समुद्र के पर्यायवाची हैं, तीसरा ऑप्शन है कि बादल के पर्यायवाची है, और चौथा ऑप्शन है कि पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो भू मीन्स भी पृथ्वी होती है, धरा मीन्स भी पृथ्वी होती है, और धरती मीन्स भी पृथ्वी होती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प हम लॉक कर देंगे कि ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, पृथ्वी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6 प्रकार के होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि 4 प्रकार के होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के होते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि 2 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकार विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रविशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4 गज मलमल में विशेषण है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो ज्यादातर आंसर यहाँ पर आए थे संख्यावाचक विशेषण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 दे दिया गया है, इसलिए कि लगा कि 4 मतलब है तो इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन ये ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। अगर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के गुण की बात नहीं की जा रही है, यानी कि विशेषण के गुण की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो गज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, गज की बात की जा रही है कि गज को हम क्या करते हैं, या तो मापते हैं या तो तौलते हैं। विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण की खास बात होती है कि जिस विशेषण में माप और तौल की बात की जाती है उसको हम तुरंत लॉक कर देंगे किसमें, तो परिमाण में। यानी कि जब हम जैसे किलो हो गया, जैसे लीटर हो गया, किलो हो गया, जब क्वांटिटी की बात की जाती है, नाप तोल की बात की जाती है, तो वहाँ हम परिमाण को टिक कर देंगे। यहाँ पर 4 आप देख लिए कि 4 है, लेकिन गज आप नहीं देख रहे हो कि गज मलमल की बात की जा रही है कि 4 गज मलमल। तो गज को क्या करते हैं, हम मापते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूखों को भोजन दिया गया में कारक है। अच्छा, हमें कमेंट करके बताइएगी कि कारक कितने, मतलब कारक की संख्या कितनी है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, संस्कृत में नहीं पूछ रहे कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूखों को भोजन दिया गया में कारक है। जब भी दिया गया की बात की जाए, भूखों को भोजन दिया गया, भिखारी को कंबल दान किए गए, जब भी दान की बात की जाए, दिया गया की बात की जाए, वहाँ पे हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, तो वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान। यहाँ पर ट्रिक क्या है, दान का मतलब संप्रदान, यहाँ पर आ रहा है ना दान, संप्रदान। और जब भी भिखारी को कंबल दान किए गए, गरीबों को भोजन दान किए गए, जब भी दान की बात की जाती है, हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में। जब संस्कृत की बात की जाए तो वचन होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हिंदी की बात की जा रही है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं कि यही छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करते हैं, जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास है। जब संख्यावाची की बात करते हैं तो वह कौन सा समास होता है, तो पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह कौन सा समास है, तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास में। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा की बात की जाए, तिराहा की बात की जाए, जिसमें संख्यावाची हो, संख्या निकल के आता हो, वो हमारा समास हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि दूसरा विकल्प हम लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कि पेड़ से सारे पत्ते कहाँ गिर गए, नीचे गिर गए। कहाँ गिर गए, नीचे गिर गए। पेड़ से सारे पत्ते नीचे गिर गए, तो इसमें कौन सा कारक होगा। कारक पूछा जा रहा है कि पेड़ से जब सारे पत्ते गिर गए, नीचे गिर गए, तो इनमें कौन से कारक होगा। यानी कि पेड़ से पत्ते क्या हो गए, सारे अलग हो गए, नीचे आ गए। तो पहला है अपादान कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है कारण कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्ते जब नीचे गिर गए, जब भी अलगाव की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, जब भी अलगाव की बात की जाती है, वहां पर हम कौन सा कारक को लॉक कर देंगे, तो वहां पर लॉक कर देंगे अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक हो जाएगा, अपादान कारक के साथ चला जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसान फसल काट रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं। इसमें क्रिया कौन सी है, तो पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है आकर्मक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल से ट्रिक है कि जब भी क्रिया पूछी जाती है तो सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, कर्म सहित। आकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो। और नाम धातु क्रिया का क्या मतलब होता है, नाम धातु क्रिया का मतलब तो जो संज्ञा और सर्वनाम से बनाए गए शब्द होते हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कि संज्ञा और शब्द का नाम देके जो हम क्रिया बनाते हैं उसे हम कहते हैं नाम धातु। जैसे क्या है, बात है, जैसे बात है, बात में हम क्या जोड़ दें, याना, बत याना। क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम, यानी कि संज्ञा सर्वनाम से जब हम क्रिया बनाते हैं तो वही हो जाता है हमारा नाम धातु क्रिया। ठीक है। तो अगर सकर्मक की बात की जाए, कर्म से अकर्मक की बात की जाए तो विदाउट कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसान फसल काट रहे हैं, तो इसमें क्या निकलेगा, जब भी क्रिया में क्या निकल के आता है, आप अपने शब्दों में जब प्रयोग करोगे तो जब भी क्या निकल के आता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया हो जाता है। किसान क्या काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है ना कि किसान फसल काट रहे हैं, तो किसान क्या काट रहे हैं, तो निकल क्या रहा है, क्या ना कि फसल काट रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया कि किसान फसल काट रहे हैं, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह घर आकर सो गया। वह घर आकर क्या किया, वह घर आया और क्या किया, सो गया। यानी कि एक क्रिया यहाँ पर समाप्त हो रही है और एक क्रिया शुरू हो रही है यहाँ पर समाप्त हो रही है कि वह घर आया।
एक क्रिया हुई हमारी, और घर आकर क्या किया, सो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा सकर्मक क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब भी प्रेरणार्थक की बात की जाए, जब अपना काम करता स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है तो प्रेरणार्थक हो जाता है। और सकर्मक कर्म सहित तो पूर्वकालिक में होता है कि एक क्रिया यानी कि एक कार्य समाप्त होता है, जब तुरंत दूसरा कार्य जब शुरू हो जाता है तो वहाँ पर हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि वह घर आया और सो गया, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसको सुमित्रा नंदन द्वारा लिखा गया है। तो पहला है ग्राम्य, दूसरा है युगवाणी, तीसरा है बूढ़ा चांद और चौथा है कि इनमें से सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ग्राम्य की बात करें तो सुमित्रा नंदन द्वारा लिखा गया रचना है। युगवाणी भी किसने लिखा है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। बूढ़ा चांद किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यानी कि यहाँ पर चौथा विकल्प राइट हो जाएगा कि इसमें से तीनों रचनाएं किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इनमें से जो वर्ण दिए गए हैं ऐसे कौन से वर्ण हैं जिसको हम कंठ से बोलते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो पहला है हा, दूसरा है चा, तीसरा है टा और चौथा है रा। जब हा की बात करें तो इसको किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, क्योंकि अकुह, जब अकुह यानी कि आ हो गया, का हो गया, हा हो गया, वाह हो गया, सा हो गया और जा हो गया, ना हो गया, ये सभी किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर हा आ रहा है ना, जब हा आ रहा है तो इसको हम किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। तो यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। जब चा की बात करें तो इसको हम किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। और रा की बात करें तो मूर्धा से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, तो कंठ की बात करें तो हा बोला जाता है, आपको विसर्जन नाम कंठा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि चाकू कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है, विदेशी शब्द है, फारसी शब्द है या फिर अरबी शब्द है। तो चाकू, जब भी चाकू और कैंची की बात की जाती है तो ये कैसे शब्द है, तो तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा के शब्द हैं कैंची और चाकू। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि चाकू जो है तुर्की शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि कुल का अर्थ वंश है, यानी कि कुल का मतलब वंश है, तो कुल का अर्थ बताइए कि क्या होगा। कुल का अर्थ अगर वंश कुल को कहा जाता है तो कुल का अर्थ कुल को क्या कहा जाता है, तो पहला तटबंध कहा जाता है, दूसरा किनारा कहा जाता है, तीसरा ठंडा कहा जाता है और चौथा खानदान कहा जाता है। तो कुल का बात करें, जब कुल का वंश कहा जाता है तो कुल को ठंडा कहा जाता है, यानी कि तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि कुल का मतलब वंश होता है और कुल का मतलब ठंडा हो जाता है, कुल कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि खुशी शब्द है, खुशी कैसा शब्द है, जब आप खुश होते हो तो वो कैसा शब्द है, जो खुशी होती है आपकी वो कैसा शब्द है। तो पहला क्रिया है, खुशी क्रिया है, दूसरा विशेषण है, तीसरा भाववाचक है, चौथा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया तो इसमें हो नहीं रही है तो ये क्रिया हमारा कट जाएगा। विशेषण, यहाँ किसी की विशेषता की बात तो की नहीं जा रही है, ये भी कट जाएगा। खुशी, आप जब खुश होते हो तो कितना किलो खुश होते हो तो बता नहीं सकते हो कि 1 किलो खुश है, 2 किलो खुश हैं। आप फील कर सकते हो कि आज हम कितना ज़्यादा खुश हैं। आई एम सो हैप्पी कि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई एम सो हैप्पी, बहुत मतलब आई एम सो वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन कितना खुश हो ये आप नहीं बता सकते हो। तो इसको मतलब ये हो जाएगा आपका भाववाचक के साथ चला जाएगा कि खुशी हो गया, दुख हो गया, इससे भी भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं, भाववाचक ही शब्द होते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 20 का हम तीसरा विकल्प लॉक कर देंगे, भाववाचक के साथ चला जाएगा। ये हमारे थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राष्ट्र हित में शिक्षा है, छात्र हित में शिक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।